guys, hi, very good evening to all of you and welcome to the sessions. कैसे हो तुम लोग? Hi to all of you. Hi guys, study gamer and PUBG player. Okay, Raj, Mohan, Vishnu, Haripriya. That's great, fantastic. Hi to all of you. बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मैं सारे नहीं पढ़ पा रहा हूँ. So good evening to all of you guys. Yes, I'm here in front of all of you with this CBSE marathon second part. जैसा कि मैंने कल बोला था कि मैं आज पार्ट ए एंड डी करने वाला हूं. सो हाई टू ऑल ऑफ यू. देखो यार बहुत सारे नाम आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी एबल टू टेक ऑल द नेम्स, बट यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, मेरा नाम लो. ओके, हाय राज, हाय वैष्णवी. ओके यार, इतने तेजी से जा रहे हैं दैट आई एम नॉट इवन एबल टू सी ऑल द नेम्स. इट्स गोइंग सुपर डुपर फास्ट. So hi to all of you. Hi. सबको hi, because I know many of you are here, most of you are here who are very regular on YouTube with the Vedantu channel. तो ठीक है, तुम सारे जानते हो मेरे को, मैं भी तुमको जानता हूं बिल्कुल अच्छी तरीके से. तो हाय बाय बाद में कर लेंगे क्योंकि कल ही एग्जाम है. तो अब मैं ये बात समझ पा रहा हूं कि तुम लोग काफी नर्वस हो गए एंड थिंग्स आर नॉट प्रिटी दैट ऑसम. अभी तो इतना मजा नहीं आ रहा होगा, हालांकि मैंने कल काफी कुछ समझाया था तुम लोगों को. अगर फॉलो किए होगे तो अभी थोड़ा रिलैक्स हो गए. Isn't it relax होगी नहीं? Come on, tell me yo या no. सर लंका लगी यार तुम लोग भी सीख गए, लंका लगी पड़ी है. ओके चलो कोई ना, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. आज क्लियर करते हैं. कल बी और सी पार्ट बताया था. आई गेस दैट वुड हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि कैसा पेपर आने वाला है, हाउ इज इट गोइंग टू बी, इजंट इट. आज सेक्शन ए एंड डी देखेंगे. तो ए में तो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, तो नॉट अ थिंग टू वरी. तो ए के सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल बी सीइंग द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन डी. तो सेक्शन डी भी आज देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं. ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर. तो शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम. ओके, दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट taken the benefit of Revise India, they can still join Revise India. That's absolutely free of cost, so you just need to register down, and all those videos which we have done in during the time of Revise India, you have the accessibility of all those videos. सारे वीडियो रिकॉर्डेड होंगे, तो you will be able to see that. Okay, शुरू करते हैं. Let's start our today's session with the part section A first. So section A first question for all of you. The MCQ type is this. Question says the largest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively. क्या होगा? तो यार एक बात बताओ कि 70 में अगर 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 70 minus 5 is 65 and 125 minus 8, तो 125 minus 8 if I am not wrong 117 होता है शायद, तो 117. तो we have got these two number and largest number which divides both of them. तो largest number which divides both of them, I guess you will be able to know that it is HCF. हाँ, तो HCF पूछा जा रहा है. तो 65 और 117 का HCF नहीं निकाल पाओगे यार? ये तो हो जाना चाहिए. I guess 13 should be the HCF if I am not wrong. हाँ, क्योंकि this will become 13 into 5 and this will become 13 into 9. तो 5 और 9 तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन क्या है? 13. So 13 is the largest number which is common in both of them. So 13 will be the HCF. Pretty simple. बढ़िया, मजा आ रहा है. एक नंबर वाले में तो मजा आएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो. और जितने बच्चे अभी चैट्स पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी भी चैट्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो लेट मी टेल यू, चैट्स पे ज्यादा ध्यान इसलिए मत दो कि अभी जितने क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूं उन सारे क्वेश्चंस को देख लो और फील करो कि हाँ, दिस इज द ओरिजिनल मैथ्स पेपर, ओरिजिनल फाइनल पेपर. और मैंने तुम्हारे लिए इजी पेपर नहीं बनाया है. आई हैव नॉट मेड एन इजी पेपर फॉर यू गाइज कि तुम लोग इसको देख के फील गुड करो ना. आई हैव मेड बेसिकली द ओरिजिनल लेवल ऑफ पेपर विच यू माइट एक्सपेक्ट टुमारो. तो इन पेपर्स को देख के ये फील करो कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो विल यू बी एबल टू सॉल्व इन योर एग्जामिनेशंस और नॉट. बस वो फील करने की जरूरत है. एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट, वंस यू फील गुड, तो कल वाला पेपर ऐसे ही अच्छा जाना है. चक दे फटे हो जाएगा, मतलब फोड़ दोगे तुम, मेरे को पता है. इनफैक्ट साइंस के एग्जाम के पहले बच्चे के फोन मेरे पास आ रहे थे कि सर हम लोग एकदम फोड़ देंगे सर, आपने जो स्ट्रैटेजी बताई है सर, आग लगा देंगे सर. मतलब बिल्कुल यार, आग लगा दो. तो तुम अभी भी आग लगाओगे और मैथ्स में तुम बहुत अच्छा करोगे. मतलब मेरे को 200% भरोसा है यार. जब बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेरे को भरोसा हो सकता है तो मैथ्स में क्यों नहीं होगा, इजंट इट. तो आई एम डैम कॉन्फिडेंट और इसीलिए तुम लोग भी डरो नहीं. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. इसका सॉल्यूशन देख लो. तो सॉल्यूशन 13 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8. इतना लिखने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट ये तो ऐसी ही राम कहानी है, तुम समझ तो गए होगे. चलो लेट्स मूव ऑन. सेकंड क्वेश्चन, मीन ऑफ द 11 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू. 11 नेचुरल नंबर ये स्टार्टिंग से होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है. तो आई एम जस्ट रीडिंग आउट दोज क्वेश्चंस बिकॉज सिंस आई हैव फॉर्म्ड इट, तो आई नो थोड़ा थोड़ा तो याद है ही.
तो मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो फर्स्ट 11 मतलब क्या, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 टिल 11, ये पूछा जा रहा है. तो मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स. तो 11 नंबर है, 11 नंबर्स आर देयर, तो आई विल ऐड ऑल ऑफ देम. नाउ यू माइट बी नोइंग सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद है, n × n + 1/2. अगर नहीं याद है तो नो इश्यूज, AP लगा के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं. याद है तो डायरेक्ट लगा सकते हो. तो आई डायरेक्टली अप्लाई 11 × 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया इसका सम का फॉर्मूला, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 11. तो 11 से 11 गॉन, 11 + 1 12/2, आंसर इज 6. फाइन, आंसर इज 6. सो वी हैव गॉट B. फाइन, तो यहां पे भी आंसर आ गया. मजे से आगे बढ़ते हैं. देखो ये तो इजी क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी करते हैं. तो 6 आ गया इसका वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ BC इन द गिवन फिगर इज, इस फिगर में BC का लेंथ क्या होगा. तो समझने की कोशिश करो. दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, एंड यू नो वन प्रॉपर्टी दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टैंजेंट लेंथ हमेशा क्या होता है, दैट इज इक्वल. तो इफ दिस इज 3, तो श्योरली दिस पार्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 3. And now if this is 3 और ये पूरा 9 है, तो remaining portion will surely be 6, है कि नहीं. If this is 6, तो surely this portion is also 6. Fine. Now ये 3 है, ये 4 है. If this is 4, तो surely this portion is also 4. मैं ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूं, because you just need to write in the examination also tangent from an external point are of equal length. तो आपका ये external point है, यहां से ये tangent दोनों equal length के होंगे. Simple, बल्ले बल्ले, है कि नहीं. तो ये 4 सेम, तो ये 4 और 6 BC की लेंथ आ गई आपके पास 10. और ये सिंस इट इज एन MCQ, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली जस्ट टिक द आंसर. ये तो पता ही होगा आई गेस. इवन अगर ये 1 मार्कर सिंपल क्वेश्चन होता तभी भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं थी. यू शुड हैव डायरेक्टली रिटन. यहां पे कोई पॉइंट मान लो BD, तो BD = 4 एंड CD = 6, हेंस BC = 10. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड डोंट स्पेंड इन दीज क्वेश्चंस मोर देन 1 मिनट. 1 मिनट से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं स्पेंड करना. से फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करो या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास जहां पे आपको 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो आई वुड बेटर रिकमेंड दैट लीव दैट क्वेश्चन. हालांकि ऐसा होगा नहीं, बिकॉज इतना पढ़ाई की हो तुम लोग, तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है तो लीव दैट क्वेश्चन. सिंपल. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखो सॉल्यूशन देखो इसका. तो 10 सेंटीमीटर बिल्कुल आ गया है. नाउ मूविंग ऑन. If HCF A of A, B is 12 and A into B is 1800, then LCM. यार ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल एक क्वेश्चन कराया था, याद है, सेक्शन बी में. और देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा. आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट द थिंग इज दिस कि ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है और ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है. सो बी प्रिपेयर्ड एंड डोंट आर्ग्यू देयर कि सर ये 2 मार्क्स में कैसे हो गया या 1 मार्क्स में कैसे हो गया, लाइक दैट. सिंपल है, सॉल्व तो कर ही लोगे, आई एम प्रीटी श्योर. तो मैं बस एक बार लिख देता हूं, LCM into HCF is equals to A into B. तो A into B is nothing but 1800 and LCM into HCF, तो HCF is 12, LCM I don't know, तो 12 से this will be like 150 if I'm not wrong. 150 होना चाहिए शायद. देखते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं. 150 सिंपल. ये 2 नहीं है, 12 है. ओके, सो आई गेस यू वुड हैव गॉट इट. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A die is thrown once, the probability of getting even prime number is. यार 1 मिनट, ये क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं? इवन, अच्छा नहीं रिपीट नहीं हो रहे हैं, सॉरी. कल हमने जो देखा था दैट वाज अ प्राइम नंबर, ठीक है. आज जो हम देख रहे हैं दैट इज इवन प्राइम नंबर. सो प्लीज पे अटेंशन, दिस कैन इवन बी आस्क्ड. और तुम्हें पता है क्या कि इवन प्राइम नंबर कौन होता है? पूरे प्राइम नंबर के केस में इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर होता है, एंड दैट वन नंबर इज 2. I guess you know that. और कल वाला जो हमने सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स. थोड़ा थोड़ा याद आ गया मेरे को. तो कल वाला और आज वाला सेम नहीं है, डिफरेंट है. पहली बात, ये 1 मार्कर में है. यस्टरडेज वाज ऑफ 3 मार्कर इफ यू डू रिमेंबर. तो 3 नंबर का था क्योंकि वहां पे थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो गया था हमारा. तो ये 1 मार्क्स का है एंड दिस डिजर्व्स 1 मार्कर बिकॉज पूरे डाइस में 6 नंबर्स होते हैं. इवन प्राइम नंबर इज ओनली 1, 2. तो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. 2 आने की प्रोबेबिलिटी सिंपल है, 1/6, बिकॉज 2 इज ओनली 1 नंबर. तो 1/6 इज द आंसर. बल्ले बल्ले हैं. चलो देखो आंसर देखो. 1/6 है. गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर. सो सॉरी, द आंसर इज रॉन्ग. आंसर इज रॉन्ग. इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी. ओके, इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग इवन प्राइम नंबर पूछता तो 2, 3 एंड 5, सो द प्रोबेबिलिटी वुड हैव बीन 1/2. फाइन, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट,
इफ 1 0 of the polynomial is 1, then the value of k is, देखो कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का 0 अगर 1 है तो k की वैल्यू क्या होगी, बताने की जरूरत नहीं है, इस 1 को उठा के इस तुम पॉलिनोमियल में डाल दोगे एंड यू विल मेक इट इक्वल टू 0, क्योंकि whenever we put the 0 of the polynomial in that polynomial तो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो k की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। देखो देख के दिख रहा है, यस k इक्वल्स टू 2 होगा, k इक्वल्स टू 2। फाइन, देखो सॉल्यूशन भी देख लो। इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिकॉज वी विल बी मूविंग ऑन एंड सीइंग द सेक्शन डी क्वेश्चंस, वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो k की वैल्यू आ गई 2। आगे बढ़ते हैं। द नंबर 3 raised to power 13 minus 3 raised to power 10 इज डिविजिबल बाय, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय किससे है, तो वन थिंग वी नो कि वी कैन टेक आउट 3 raised to power 10 कॉमन, तो बचा क्या 3 raised to power 3 minus 1। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि 3 raised to power 3 रखते हैं एंड दे राइट हियर 0, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग थिंग। और समटाइम्स दे राइट 3 raised to power 3 minus 3, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, डोंट डू दैट, ये सारी गलतियां करते हैं बच्चे। तो दिस इज 1, 27 minus 1 तो ये हो गया 26, 26 into 3 raised to power 10। अब देख लो ऑप्शंस 2 3, ऑब्वियसली 2 3 से होगा, लेकिन 2 3 ठीक है, 10 से नहीं हो सकता है, व्हाई, बिकॉज फॉर हैविंग 10 यू नीड 5 कहीं नहीं दिख रहा है, हेयर ऑल्सो नो, हेयर ऑल्सो नो, तो ये तो गया, ये भी गया। 2 3 यस इट इज पॉसिबल बिकॉज 2 यहां से आएगा, 3 यहां से, 2 3 and 13 दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। नाउ लेट मी टेल यू, बच्चा कह सकता है सर ये भी तो आंसर राइट है, आई वुड से यस, बट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि 2 भी है, 3 भी है और 13 भी है, 13। ओके, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। और इसीलिए बोर्ड ने, या बोर्ड अगर देगा ऑप्शन तो 2 3 को पहले रखेगा, व्हाई, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 2 3 देख के उसको मारेंगे, बिकॉज सारे बच्चे एकदम तेजी में होते हैं, बहुत जल्दी करना है, ऐसा टाइम कम है, और उसके चक्कर में गलती करोगे, तो ध्यान रखना आंसर डी होगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं, तो आंसर इज डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रोडक्ट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। लीनियर पॉलिनोमियल मींस x रेज़ टू पावर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस x रेज़ टू पावर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 3। तो मैक्सिमम जीरोस क्या बन सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, 3, तो आंसर इज 3। बिना आप पेन उठाए देखो आंसर इज 3। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, सिंपल है। आगे, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। चलो अब मैं पेन नहीं उठाऊंगा, नो पेन। 4 + 2 6/2, 3 हो गया, तो 3 आना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, 3 आना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, सिर्फ ये सी आंसर। अब ध्यान रखना, कई सारे बच्चों को ये भी आदत होती है कि वो पूरा आंसर निकालेंगे। यार क्यों निकालना चाहते हो पूरा आंसर, मैं क्यों निकालूं, 7 - 3 की वैल्यू 4 होती है, 4/2 2 होता है, नहीं, मैंने बस एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, सी आंसर दिख गया, बल्ले बल्ले। देखो आगे 3,2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। मैं फिर से पेन नहीं उठाऊंगा, क्यों, बिकॉज ओरिजिन मेरे को पता है दैट ओरिजिन इज 0,0, हाँ, एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। भैया तुम्हारे पास x1 y1 ओरिजिन हो गया, x2 y2 3,4 हो गया, तो माइनस करोगे 0 तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, नो इश्यूज। तो 3 - 0 3 होल स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखो मैं हवा में कर रहा हूं, इसीलिए अच्छा कम ऑन, जल्दी से मेरे को बता दो, काफी देर से चैट से बात नहीं हुई तुम लोगों से, जल्दी से मेरे को बता दो कि ये हवा में समझ में आ रहा है क्या। डू आई नीड टू राइट और यू गिव मी अ यो कि सर ये तरीका सही है, सबको समझ में आ रहा है, गिव मी अ यो, शाउट आउट और से राइट, कम ऑन, गिव मी अ यो फास्ट। समझ आ रहा है, आर यू फाइन विद दिस, कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिना लिखे भी समझ में आ रहा है, गिव मी अ यो। अच्छा अब आया, अब लग रहा है कि हाँ चैट में जोश है, बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं, isn't it? यो सर, यो, वेरी गुड, फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक। पता है इतना ज्यादा एनर्जी देख के ना, मतलब मेरे को लगता है मैं ऐसे कूदने लगूं, यो वाओ फैंटास्टिक, इस टाइप से। वैसे अभिषेक सर के जैसा डांस मेरे को नहीं आता, नहीं तो मैं भी ऐसे वो कुछ तो डांस मेरे को सिखाते रहते हैं, एंड हिज फेवरेट मूव इज लाइक ये टिक 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 टिक, पता नहीं उनको पेट पे डांस करने में क्या मजा आता है। एनीवेज तो यस यार, दिस इज सुपर चार्ज, ऑसम, फैंटास्टिक गाइस। चलो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अभी सर इज आग अच्छा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज रूट अंडर, एंड याद रखना वो रूट अंडर होता है, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अनडाउटेडली 5, तो आंसर इज 5 यूनिट्स। ठीक है, देखो x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दोगे। ये रूट के अंदर नहीं है, ये थोड़ा बाहर है, ये थोड़ा ज्यादा लंबा आ गया।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, बताने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मुला लिखना तुम्हें बस x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. Let me tell you, this is one marker question. You don't need to draw a line, show it, something like that. ना, सिर्फ फॉर्मूला लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे 1 नंबर फुल. नेक्स्ट, तो ये आ गया फॉर्मूला. नेक्स्ट, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट, मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है. whenever the question will be asking you intersection at x axis, तो you will put इसका अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट 0. मतलब if x axis intersection is asking, you will put y equals to 0 in the equation. तो यहां पे y 0 जैसे ही पुट करोगे, you will get 2x equals to 8 and hence x equals to 4. That will be the answer for this one. x की वैल्यू 4 आनी चाहिए. देखो कहां x की वैल्यू 4. Fine. So always remember x intersection with x axis मतलब y 0, intersection with y axis मतलब x 0. Clear? Next question. Graph of the line is parallel to, हमेशा ध्यान रखना parallel to उसी के होगा जो मिसिंग है. यहां पे भी उल्टा है, अगर x दिख रहा है तो it will be parallel to y axis. If x is visible here in the equation, y is not visible, तो it will be parallel to y axis. जैसे याद करना है, या तो तुम, लेकिन एक ही तरीके से याद रखना, ऐसा नहीं कि दोनों से, नहीं तो कंफ्यूज करोगे. ईदर यू रिमेंबर कि जो दिख रहा है उसके अपोजिट के पैरेलल होगा. x दिख रहा है मतलब y नहीं है तो y के पैरेलल होगा, या फिर ऐसे याद कर लो कि जो मिसिंग है उसके पैरेलल होगा. y इज मिसिंग मींस y के पैरेलल होने हैं. ठीक है, तो दिस लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू y एक्सिस. x इक्वल्स टू -4. लाइन कुछ मैं बना के दिखा दूं क्या? लाइन कुछ ऐसा होगा कि ये है आपका x और y एक्सिस, -4 यहां कहीं होगा और आपका लाइन ऐसा जा रहा होगा. दिस विल बी योर x इक्वल्स टू -4 पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो ये सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए सिंपल ट्रिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें ज्यादा तुमको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े. हाँ, ऐसा नहीं कि एग्जाम में पेन नहीं उठाना, नहीं तो आंसर नहीं लिख पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा. हमें पता है 90 माइनस थीटा क्या करता है, चेंज कर देता है, तो कॉट चेंज होगा टैन में. फॉर्मूला याद होना चाहिए, अब तक तो मैं एज्यूम कर रहा हूं याद होगा. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आंसर एक लाइन में 1 आ गया. इसके लिए आपको एक लाइन लिखना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको टैन स्क्वायर थीटा लिखना होगा, फिर इक्वल्स टू 1. फाइन. अगला, तो ये तो आ गया. tan 1, tan 2, tan 3, ये मतलब पता नहीं कितने सालों में कितने बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया है तुम लोगों को, isn't it? 89 को लिखो 90 माइनस 1, तो ये cot 1 होगा, tan 1 से जाएगा, फिर tan 2 इधर tan 88 से जाएगा, एंड कट सारे कट के आंसर 1. देखो ऐसा कई बार बताया है, इसीलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूं. आंसर इज 1. एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर योर प्रोबेबल 1 मार्कर. ये 1 मार्कर में आएंगे, ये भी जरूरी है. ऐसा मत सोचना, बहुत सारे बच्चे शायद सोच रहे हो कि सर डायरेक्ट 4 मार्कर पे आओ. भाई एक एक नंबर बूंद बूंद से घड़ा भरता है. ठीक है, ये तो सुना ही होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC and EBD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. अच्छी बात है. Ratio of the areas of triangle ABC and EBD. अच्छा, D is the midpoint, BD, E. तो E कहाँ है? अच्छा, E भी समझ गया. देखो ध्यान से देखो, ऐसा मत सोचना क्वेश्चन गलत दिया हुआ है. सोच सकते हो तुम, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए हुए हैं. बट क्यों नहीं दिया हुआ है गलत? A, B, C और BC के मिड पॉइंट पे देयर इज D. ओके, दिस इज D. फाइन, अच्छी बात है. अब एक बात ध्यान दो, EBD इज रिटन बट इट इज नोवेयर रिटन कि E आपका है कहां. लेकिन उसके लिए इन लोगों ने एक बात दी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ईदर यू कैन फॉर्म एन EBD हियर ऑन योर ओन या फिर हियर ऑन योर ओन, हार्डली मैटर्स, बट वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए. नाउ क्यों इट हार्डली मैटर्स? बिकॉज आपको निकालना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल. से फॉर एग्जांपल मैं अगर बाहर ले लेता हूं, तो इफ आई अज्यूम दिस साइड लेंथ BD टू बी A, तो CD इज ऑल्सो गोइंग टू बी A बिकॉज D मिड पॉइंट है. तो ये पूरा BC साइड लेंथ क्या हो गया? 2A. तो ये भी हो गया 2A, ये भी हो गया 2A. और इस ट्रायंगल का EBD साइड लेंथ विल बी A. ओके, अब आपको क्या करना है? एरिया का रेशियो निकालना है. तो एरिया का तुम्हें पता होगा फॉर्मूला. क्यों? ABC अपॉन EBD, √3/4 साइड स्क्वायर. तो यहां साइड स्क्वायर होगा 2A डिवाइडेड बाई √3/4 साइड स्क्वायर, तो A स्क्वायर. कैंसिल करो, आंसर क्या हो गया? 4:1. आंसर इज 4:1. फाइन, चलो लेट्स मूव ऑन. इफ यू हैव गॉट दिस, तो आंसर इज 4:1.
ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, देखो 16 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है b tan थीटा इक्वल्स टू a, मतलब tan थीटा की वैल्यू a बाई बी, पक्की बात। वी हैव टू फाइंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा। लग रहा होगा ना टफ है सर, sin थीटा cos थीटा पता नहीं क्या क्या है, या बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे तरीका कि सर तरीका ये है कि सर हमें सर ने बताया था, हमारे स्कूल वाले सर ने, कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अच्छा ये ट्रायंगल बना लो, इसके साइड्स हाइपोटेनस वगैरह निकाल लो, फिर sin थीटा वगैरह निकल जाएगा। तो बच्चा वैसा भी सोच रहा होगा। वैसे कल ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरे स्कूल के टीचर ने बोला है कि वॉट एवर यू आर टीचिंग इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस एंड रबिश, आपने जितने फॉर्मूले पढ़ाए हैं वो सारे गलत हैं। तो उस बच्चे ने मेरे को मेल भेजा कि सर मैं धर्म संकट में हूँ कि मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। स्कूल वाले टीचर बोलते हैं कि आप गलत पढ़ा रहे हो, आप बोलते हो कि स्कूल वाले टीचर गलत पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। मैं बोला यार देखो एक बात तो है, मैं कभी ये नहीं बोलता कि स्कूल वाले टीचर गलत पढ़ा रहे हैं, वॉट एवर दे आर टीचिंग दे माइट बी राइट रॉन्ग, आई नेवर गेट इन टू दैट। एक बात की गारंटी ले सकता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, वो गलत नहीं है। उसके लिए इफ़ यू हैव अ कन्फ्यूजन कि ये सही है कि गलत है, तो यू कैन रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स, NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कहीं रेफर कर लो। कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ जो शायद तुम्हें NCERT में ना मिले, मे बी यू डोंट गेट इट इन NCERT। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक शॉर्ट ट्रिक बताया था विथ विच यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन, याद अगर होगा तो x1 प्लस x2 माइनस x3 इस टाइप का। तो ये फॉर्मूले आपको नहीं मिलेंगे, बट हाँ ऐसा नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया में। गूगल बाबा नाम की एक चीज होती है और गूगल बाबा पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा अब ठीक है बच्चों, तुम लोगों को इमोशनल होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं सर कौन है सर वो, उसको मारो सर, ऐसा नहीं है, हमारे सर बेस्ट। हाँ ठीक है पता है मेरे को यार, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। तो जो भी बच्चे इस तरह के कंफ्यूजन में आ रहे हैं, डोंट गेट इनटू दिस कंफ्यूजन। ये जानने की या ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, ना ही मुझसे ना ही स्कूल टीचर से कि आप सही कि आप सही। सिंपल गूगल बाबा से पूछो कौन सही, गूगल बाबा बताएंगे तुम्हें कि मैं सही या सर सही, इजंट इट। और दूसरी चीज गूगल नहीं है अगर मान लो, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं ना यार, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कहीं तो होगा ही वो फॉर्मूला। या 11th के लेवल में चले जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ वहां से भी ले लेता हूं मैं कभी कभी। ठीक है चलो एनीवेज, वो तो उधर की बात हो गई, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ये कैसे आसान है ये समझो, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग अ ट्रायंगल। यार ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर 2 मार्कर। तो क्या करेंगे देखो समझो, वी हैव a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ये 2 नंबर में भी आएगा ना तभी भी तुम ऐसे ही करना, डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ध्यान दो प्लीज पे अटेंशन, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं दैट आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम क्वांटिटी? बोलो हाँ कर सकता हूं। मैं इसे भी cos थीटा से डिवाइड करना चाहता हूं और न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करना चाहता हूं, कर सकता हूं क्या? आई गेस कर सकता हूं, बुरा नहीं मानोगे। तुम पूछ सकते हो क्यों कर रहे हो, ये बताऊंगा मैं। इसलिए कर रहा हूं, बताता हूं। देखो a sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin थीटा बाई cos थीटा आई गेस यू ऑल नो, दिस विल बी a tan थीटा माइनस b cos थीटा बाई cos थीटा, तो cos cos गया, यहां पे b आ गया, डिवाइडेड बाई a sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin बाई cos क्या हो गया tan, तो दिस इज a tan थीटा माइनस प्लस b cos बाई cos गायब हो गया। अब देखो ये कितने सिंपल फॉर्मेट में आ गया, isn't it? Now what you have to do, just यहां से tan थीटा की वैल्यू उठानी है। tan थीटा यू नो a बाई बी है, तो tan थीटा की वैल्यू a बाई बी पुट कर दो यहां पे। a बाई बी जैसे ही पुट करोगे you'll be getting the answer। तो यहां पे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a बाई बी पुट करने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड हेंस यू गेट द आंसर। देखो मैं दिखाता हूं, वही सेम आंसर आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम मेथोडोलॉजी, a tan थीटा माइनस बी अपॉन a tan थीटा प्लस बी, इतने आराम से आ जाएगा। यू डोंट नीड टू गो टू एनी अदर थिंग और समथिंग लाइक दैट। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशंस टू कवर द डिस्टेंस 11 किलोमीटर बाय 8। ज्यादा समझाऊंगा नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं काफी बार ये क्वेश्चंस करा चुका हूं। तो आई गेस यू नो कि अगर ये व्हील होता है, ये चलना शुरू करेगा, तो यहां से लेके ये यहां तक जो आया दैट विल बी कंप्लीटली 2 पाई आर। तो ऐसे ऐसे ये कितने रिवॉल्यूशंस लगाएगा, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक टू कवर 11 किलोमीटर? सिंपल है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू 11 किलोमीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 11,000 मीटर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, बस 0.25 मीटर में दिया हुआ है रेडियस, तो यू विल हैव टू पुट इट इन द मीटर्स ओनली, और ये इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। देखो मैं सॉल्व करके मतलब यहाँ पे आंसर दिया हुआ दिखाता हूँ। 2 पाई आर
टोटल डिस्टेंस बाय सर्कमफेरेंस 11,000 अपॉन 2 पाई आर. ये पाई का जो 7 है, 7 हैज गॉन इन द न्यूमरेटर पार्ट. सॉल्व करने के बाद यू विल बी गेटिंग 7,000 रिवॉल्यूशंस एंड दैट इज आंसर. बल्ले बल्ले है कि नहीं. चलो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is saying this. Question is saying a number is selected from the numbers 1, 2, 3, 4 and 25. It's not 1, 2, 3, 4. अच्छा डॉट 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 देना ये लोग भूल गए हैं. ये 1 से लेके 25 तक है. What is the probability that the number selected is a multiple of 5? I am assuming कि शायद प्रिंटिंग एरर है. तो नंबर रेंज इज 1 to 25. कंप्लीट. इसमें से what is the probability that the value that the number selected is a multiple of 5. तो 5 के मल्टीपल्स कितने हैं? 5, 10, 15, 20, 25. 5 नंबर. तो 5 डिवाइडेड बाई 25. बताने की ये सब जरूरत नहीं है, सिंपल है. चलो आगे बढ़ते हैं. 1/5. If E is a point on side CA of an equilateral triangle ABC such that B is perpendicular. Equilateral triangle है, ध्यान रखना. Find the value of AB square plus BC square plus CA square. AB, BC, CA. ठीक है. ए बी बी सी सी ए. यार ये कैसा क्वेश्चन है? ओके. वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर. आई गेस इन लोगों ने कुछ मिस कर दिया इसमें, क्योंकि ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू तो अगर मैं ए स्क्वायर लिखूं तो 3a स्क्वायर हो जाएगा. आई गेस समथिंग इज मिसिंग. लेट्स सी. ए बी बी सी सी ए ऑल ए बी 4 times b square. Some error is there in this question, so just leave it. No issues. हो जाती है, गलती सबसे होती है. तो जिन लोगों ने टाइप किया, जिनको दिया था मैंने, शायद उन लोगों ने कुछ टाइपिंग में एरर किया होगा. सॉरी फॉर दैट. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? बढ़िया क्वेश्चन. an की वैल्यू, an का फॉर्मूला लगाओगे. कुछ नहीं करना है तुम्हें, सब कुछ दिया हुआ है. यू नो द a, यू नो द कॉमन डिफरेंस d इज 63 माइनस 72, तो यू नो इट इज -9. और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, an लिखना है. an शुड बी 0. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो बस फॉर्मूला डाल दो. 72 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -9 ई इक्वल्स टू 0. सॉल्व कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. 8 और 9. आई गेस n की वैल्यू 9 आनी चाहिए. देखो सॉल्व करते हैं. हाँ, n इज इक्वल्स टू 9. फाइन. तो मन में भी सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है. अभी ये बस रिवाइज इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो बच्चे रिवाइज इंडिया नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे, दे कैन अटेम्प्ट द रिवाइज इंडिया स्टिल. दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ फ्री ऑफ कॉस्ट. और वो सारे वीडियोस जो रिकॉर्डेड हैं 20, 21, 22 को हुआ था ये रिवाइज इंडिया, तो उनके वीडियोस अभी भी अवेलेबल है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग क्या, हाँ सेकंड थिंग कि अब सेक्शन ए खत्म हो गया है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन डी. तो बेटा आराम से पानी उनी पी लो थोड़ा सा, 1-2 मिनट थोड़ी मस्ती बकवास कर लेते हैं, है कि नहीं? मस्ती बकवास चलो चालू करो, मैं देखता जाता हूँ कि क्या क्या मस्ती चल रही है. सर साइंस का पेपर काफी टफ था. अच्छा यार बच्चे अभी फोन कर रहे हैं. भाई अभी फोन नहीं करो. देखो मैं तुम सबसे बात करूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को, लेकिन तुम सेशन के बाद फोन करना, ठीक है? बहुत सारे बच्चे मेरे को फोन कर रहे हैं कंटिन्यूसली. कल भी बहुत सारे बच्चों ने फोन किया, बहुतों से बात हुई मेरी. यू कैन कॉल मी, नो इश्यूज. आई विल टेक योर कॉल ऑन टेलीग्राम. अभी तो नहीं ले सकता ना, अभी तो सेशन ले लूं पहले. ओके. मैथ्स का पेपर कैसा आएगा? अच्छा कैसा आएगा यार, वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन मेरा जहां तक दिल कहता है मैथ्स का पेपर इजी आएगा. चिंता नहीं करो, बिल्कुल पेपर हर हाल में इजी आने वाला है. और कहीं जो 1%, 99% आई एम श्योर कि इजी आएगा. 1% चांस में अगर जो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो याद रखना वो पेपर सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए टफ होगा. क्यों? क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि तुमने 10th का पढ़ा है और बाकी पूरी दुनिया 11th और 12th का पढ़ के बैठी है. वो भी 10th का ही पढ़े हैं. तो अगर तुम्हारे लिए टफ है ना, जबकि तुम्हारे लिए टफ है, तो बाकी दुनिया के लिए पता है महा टफ होगा. वाई? क्योंकि तुमने बहुत मेहनत किया भाई. पूरे 1 साल बैठ के पढ़ाई किए हो, यूट्यूब से पढ़े हो, तुम अपने पता नहीं कोचिंग भी जाते होगे, या शायद अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे होगे, या तुमने और मेहनत की होगी. जो भी किया है तो तुमने काफी मेहनत किया है. एक आम बच्चा जो नॉर्मल है, वो शायद सिर्फ स्कूल जाता है, सिर्फ एक कोचिंग जाता है या ट्यूशन जाता है, उतना ही मेहनत किया होगा. तो यू हैव डन अ लॉट ऑफ गुड जॉब. और दूसरा, मेरा ये भरोसा है कि मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो उससे तुम्हारा काफी अच्छा एग्जाम जाने वाला है. तो डरो नहीं, ठीक है? चलो अब बाकी की दुनियादारी बाद में लेंगे, आगे का देखते हैं. सेक्शन डी, लेट्स स्टार्ट. तो शुरू करते हैं. हाथ तूत की उंगलियां फोड़ लो आराम से, एकदम मस्त. अब पूरा सेट टाइट. हैव अ पेन एंड कॉपी विथ योर सेल्फ. जो तरीका बताते जाऊंगा, अगर उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं आता है तो लिखते हुए जाना. अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, नो इश्यूज. लाइव है लेकिन पॉज होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं.
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी, क्या बड़े बड़े लिखे हैं, यहां पे देखते हैं, हाँ, ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी 7, एंगल बी 45 डिग्री, एंगल ए 105, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3, 4/3 यहां पे आएगा, टाइम्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये मैंने तरीके बता रखे हैं, 4 नंबर का है, तो यू हैव टू ड्रॉ द राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलो एक बार मैं बता देता हूं कैसे बनाना है, हालांकि ये कई बार बता चुका हूं, बट फिर भी बीसी 7 सेंटीमीटर बना लिया, एंगल बी हैज टू बी मेड 45 डिग्री, तो बना लो 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री तुमने बना लिया। नाउ एंगल ए इज गिवन 105, बट यू डोंट नो द एंगल ए, एंगल मतलब पॉइंट ही नहीं पता है, तो एंगल ए कैसे बनाओगे। तो एक बात ध्यान दो, ए बी सी, अगर ए 105 है एंड बी 40 है, तो कैन यू फाइंड एंगल सी, हाँ वो निकल सकते हैं। एंगल सी इफ यू विल बी फाइंडिंग यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो सी की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, मीन्स हियर यू हैव टू फॉर्म एन एंगल 30 डिग्री, तो यहां पे एक 30 डिग्री बना दो, तो दिस 30 डिग्री इज गोइंग टू कट इट हियर, दिस विल बी योर पॉइंट ए। वंस यू हैव गॉट ए बी सी ट्रायंगल, तो अब आपको इसका 4/3 टाइम्स बनाना इजी है, 4/3 इज मोर देन 1, तो वो सारे तरीके जो मैंने बताए हैं, यहां से कोई भी एक लाइन ले लो अपने मन का, इस पे इन दिस 4/3 रेशियो कौन सा नंबर बड़ा है, 4 या 3, 4 बड़ा है, तो मार्क 4 डिविजन, 1 2 3 4 डिविजन ले लिया, B4 कर लो इसको, B3 और B2 और ये B1 है मान लो, ठीक है, 4 डिविजन ले लिया। वी नीड 4/3, 4/3 में हमें बड़ा ट्रायंगल चाहिए बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1, तो 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4, मतलब हमें 4 पार्ट्स चाहिए आउट ऑफ द गिवन 3 पार्ट्स। 4/3 को हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, 4/3 मींस आउट ऑफ 3 पार्ट आई नीड 4 पार्ट्स। तो 3 पार्ट एग्जिस्टिंग है मेरे पास, आई नीड 4th पार्ट, मतलब क्या, हमेशा याद रखना जब भी बड़ा ट्रायंगल चाहिए तो छोटे वाले से एग्जिस्टिंग को मैच कर देना, B3 विल बी मैच्ड बाय द एग्जिस्टिंग ट्रायंगल का साइड। अब जो बचा हुआ बड़ा वाला साइड है, 4th वाला पॉइंट, व्हाट यू नीड टू डू, यहां पे एक एंगल बनाओ अपने मन से, पुट योर कंपास हियर, मेक एन आर्क, पुट योर कंपास हियर, मेक एन आर्क, पुट योर कंपास हियर, मेजर द आर्क, पुट योर कंपास हियर, मेजर द आर्क। ये तरीका किसका है, दिस मेथड इज फॉर मेकिंग अ पैरेलल लाइन, इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल बना लिया, लाइन्स हो गए पैरेलल, एक बार पैरेलल हो गए, बाकी सारा काम हो गया तुम्हारा। देखो यू हैव गॉट दिस पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एज C डैश मान लेते हैं। अगेन सेम मेथडोलॉजी, पुट योर पॉइंटर हियर, मेक एन आर्क, पुट योर पॉइंटर हियर, मेक एन आर्क, पुट योर पॉइंटर हियर, मेजर द आर्क, पुट योर पॉइंटर हियर, मेजर द आर्क। ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब इमेजिन कर लो कि पैरेलल है, मैंने रफ बनाया है, तो दिस विल बी योर A डैश। तो A डैश B C डैश इज योर डिजायर्ड ट्रायंगल विच इज 4/3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल ABC। हो गया, बन गया, ऐसा ही था। इसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे, तो जो जो तुमने किया है बस उसको इंग्लिश में लिख दो, इतनी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसको बस इंग्लिश में कन्वर्ट करो, लिख दो, आ गया। हाँ, अब कोई बच्चा हिंदी में लिख रहा होगा पेपर, तो दैट इज डिफरेंट, वो हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, तो ये हो गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर किसी को दिक्कत हो तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ओके, और वो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। चलो मूविंग ऑन, ये पूरा खट, हाँ अब एक बात और, यहां पे देखो इसका वो दिया हुआ है प्रूफ कि हाउ इज इट अ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये भी सवाल आता है कि सर डू वी नीड टू राइट इट, आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बड़ा वाला नो। व्हाई, जब तक क्वेश्चन में ये कहा नहीं जाए कि यू हैव टू प्रूव और यू हैव टू शो दैट वेदर द फॉर्म्ड ट्रायंगल विच यू हैव गॉट इज एक्चुअली 4/3 टाइम्स या फिर सिमिलर या वॉटएवर, या प्रूव द कंस्ट्रक्शन, जब तक ये नहीं लिखा हो यू विल नॉट बी राइटिंग इट, नो मैटर हु हैज सेड इट। अभी भूल जाओ, ठीक है, नहीं लिखने की जरूरत है। अगर लिखते हो या मान लो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिखना है, तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिस एक क्वेश्चन में तुम्हें कंस्ट्रक्शन भी लिखना हो और प्रूफ भी करना हो, क्योंकि तब वो क्वेश्चन 4 मार्कर नहीं रह जाएगा, 8 मार्कर हो जाएगा। तो प्लीज डोंट डू दैट, अननेसेसरली टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये बता दिया। ये इन केस अगर आता है प्रूविंग तो वो है, हालांकि कभी नहीं आता है, मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखा, 95% केसेस में नहीं आता है। हाँ, कभी कभी कोई बच्चे जो कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं, जो फेल हो जाते हैं पहली बार में, उनके लिए आ सकता है। तो अगर कोई यहाँ कंपार्टमेंट वाला बैठा है तो वो देख ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है,
तो ये माइक्रो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, दो जो परचेज करना चाहते हैं दे कैन गो अहेड एंड परचेज इट। वैसे बहुत सारे बच्चे अभी जो यहाँ पे नए आए हुए हैं, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ये वेदांतु 9th and 10th का चैनल, एंड लाइक दिस। व्हाई? क्योंकि तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो अभी इस पे और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, जैसे ब्रिज कोर्स आएगा आफ्टर दिस 10th, जैसे ही तुम्हारा हो जाएगा तो देयर विल बी सम ब्रिज कोर्सेज, वो ब्रिज कोर्सेज आएंगे जिसमें तुम्हें 11th के बारे में कुछ बताया जाएगा, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे। जैसे मैं अभी कुछ दिन में NTSC का वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जो बच्चे NTSC स्टेज 2 पे क्लियर कर लिए हैं, ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट लीव इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू इट। ये उसका और पार्ट है, जो पहला हमने क्वेश्चन किया उसका और पार्ट है। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, ऑल्सो जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान देखो, यहां पे लिखा हुआ है जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, मींस हियर यू विल हैव टू प्रूव द कंस्ट्रक्शन, यहां आपको प्रूव करना है। तो हियर यू विल बी मिसिंग द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कल एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स। ठीक है, देखते हैं, करते हैं। देखो ध्यान से देखो इसको, यहां पे सारे बच्चे, हमारे पास एक सर्कल है। क्वेश्चन क्या कहता है, इस सर्कल पे हमें दो टेंजेंट्स बनाने हैं हु आर 60 डिग्री एंगल टू ईच अदर। तो हाउ आर वी गोइंग टू मेक इट? सो प्लीज पे अटेंशन। व्हाट वी विल डू, वील टेक अ सेंटर और एक रेडियस बना लेंगे। अब ध्यान से देखो, तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर हम रेडियस दो टेंजेंट बनाते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, तो डू यू नो कि यहां से इस सेंटर से अगर मैं इस पे रेडियस ड्रॉप करूं तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री और 90 डिग्री होंगे। आई गेस यू नो दैट। अगर ये 90 और 90 हो गया तो सम अपोजिट एंगल सम 180 डिग्री। तो दिस मींस श्योरली इन दोनों का एंगल का अपोजिट का सम that should also be 180 degree, isn't it? 90, 90, 180, and this should also be 180. तभी तो quadrilateral 360 होगा. Okay. If this is 60, this means undoubtedly this is going to be 120. है कि नहीं? If this is going to be 120, तो we will draw this part. मतलब क्या? We are not going to draw 60 degree. क्यों? क्योंकि हमें वो external point नहीं पता है जहां से tangent हम बनाएंगे. So that is why we will not be able to draw this 60 degree, and hence we will be drawing 120 degree पे two radius. देखो here two radius are there which are 120 degree apart. तो हम यही कंस्ट्रक्शन करेंगे. देखो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, बड़ा सिंपल सा हो जाएगा फिर तो. This is our circle. इस सर्कल में take a radius, say for example ऐसा ले लिया. Now on this radius extend this radius to this side, straight line बना के. Now you know how to draw 120 degree. सिंपल सा एक सेमी सर्कल लेना है, 60 120 लेना है, and here 120 will be like this. Fine. तो ये हो गया 120. Okay. अब ये 120 डिग्री हो गया, तो we have got two radius. Now अब क्या करना है, दो रेडियस पे दो परपेंडिकुलर्स बनाना है, because we know tangents are perpendicular to the radius. तो बस कुछ नहीं, इसको एक्सटेंड करो. एक्सटेंड करके यहाँ पे सर्कल बनाओ, 60 120, इसका कट कुट 90 डिग्री, यहाँ से ये एक लाइन होगा, एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो विल मेक 90 डिग्री, इसको भी बना दो. बोथ विल बी ज्वाइनिंग एट सम पॉइंट, दिस विल बी योर पॉइंट P. एंड नाउ यू कैन राइट द जस्टिफिकेशन ऑल्सो. जस्टिफिकेशन कैसे लिखोगे, यू विल राइट, सबका नाम दे लो, P, let it be A, B, and let this be O. Now you will write that we know since AP or PA is perpendicular to OA, तो this implies angle A 90 डिग्री हो गया. Fine. Similarly, you will write OB is perpendicular to BP, तो this implies angle B 90 डिग्री हो गया. Fine. Now you will write that since it is given that angle P is equals to 60 degree, ये given part में है, तो using angle sum property you will write here that P plus angle A plus angle O plus angle B should be equal to 360 degree. क्वाड्रिलैटरल होने चाहिए. ध्यान रखना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मत लिख देना. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये इवेंचुअली हो गया है, ऐसा नहीं है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हमेशा होता है. ये इवेंचुअली हो गया है क्योंकि ये दोनों अपोजिट 90-90 है, और इसलिए इन दोनों का भी सम 180 होगा. ये सारी वैल्यू डालने के बाद ये सारी वैल्यू डाल दो. फ्रॉम हियर यू विल फाइंड एंगल O इक्वल्स टू 120 डिग्री. After this you will write that from here we are able to see that since angle O is 120 degree, that is why we are going to construct angle O equals to 120 degree, and hence we will be getting angle P equals to 60 degree. और ये आपका steps of construction में justification हो गया.
that why you think that this method is going to give you the result which you desire. पक्का? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये आपने खाट लिख लिया। देखो वो सारी चीजें 90 90 और 180 हो गया, और फिर ये बचा हुआ 60 माइनस किया तो 120 डिग्री। वंस वी हैव गॉट 120 डिग्री वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग दैट पार्ट। या तो 120 बना लो या 60 बना लो, व्हाटएवर यू विश फॉर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? कम ऑन यार, बहुत देर हो गया। शाउट आउट जल्दी से, शाउट आउट। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यो कम ऑन, सबको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? थोड़ा लंबा जा रहा है आई नो, बट आज सेक्शन डी लेना था यार, क्या कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इनफैक्ट तुम लोग बस ये पढ़ लो। ओके यो आने लगा। तुम लोग बस ये पढ़ लो कि मैं जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं उतना कर लो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी इसके बाद आराम से सो जाना, अभी कुछ भी और बैठ के एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन करो, उसके बाद आराम से सो जाना। कल मस्त सुबह उठ के फ्रेश होके एकदम बढ़िया फ्रेश मूड में जाना एग्जाम देने, ठीक है? तो टेंशन मत लो। ओके यो आई गॉट द यो, चार्ज अप हो गया हूं। अब शुरू करते हैं बाकी के सारे क्वेश्चंस करने के लिए। तो अभी हम लोग कौन से पे हैं? 36 पे हैं, 40 तक जाना है। देखो तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छी बात है, क्यू एस परपेंडिकुलर है, पी क्यू की वैल्यू 6 है। ओके देखो पी क्यू की वैल्यू 6 है और पी एस की वैल्यू 4 है। ओके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एस आर एस क्यू आर। अच्छा देखते हैं। देखो तो आई गेस यू आर नोइंग कि अगर ये 90 डिग्री है तो 6 and 4 तो श्योरली यू कैन फाइंड QS तो बड़े आराम से आ जाएगा पाइथागोरस लगा के। तो 36 - 16 √20 होगा। √20 इज लाइक 2√5 QS की वैल्यू फाइंड। अब बचे हुए चीजों की वैल्यू चाहिए हमें। तो बचे हुए चीजों में क्या आ जाता है? वाई डोंट वी डू सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिमिलैरिटी लगा लो। कैसे? आई विल राइट ट्रायंगल PSQ। देखो आई हैव टेकन P 90 एंड Q। तो अगर बड़े ट्रायंगल में लेना चाहूं तो सी हियर P आई विल राइट सिमिलर टू ट्रायंगल PQ बिकॉज हियर Q इज 90 डिग्री। तो PQR सिमिलैरिटी लिख दिया सही सही, पक्का? इसमें तो डाउट नहीं है ना? ठीक है, PSQ एंड PQR। बताओ यार इसमें डाउट नहीं है ना? ये कर लोगे ना? दिस इज इजी, ये काफी बार बताया हूं कैसे सिमिलैरिटी लिखते हैं। एंगल PP सेम है, S और Q 90 डिग्री सेम। चलो ठीक है, कॉन्फिडेंट हो। एक आध दो जो नो बोल रहे हैं यार वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लो, अभी तो ये बोल सकता हूं। नाउ राइट द साइड लेंथ। तो PS बाई PQ इक्वल्स टू SQ बाई QR इज इक्वल्स टू PQ बाई PR। ये सारी वैल्यूज लिख दी, फाइन, अच्छी बात है। तो यहां से सारी वैल्यू डालना शुरू करो। 4 है PS, PQ की वैल्यू क्या है? 6 इक्वल्स टू SQ 2√5 अपॉन QR। तो देखो QR तो बड़े आराम से मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो QR विल बी इक्वल्स टू 3√5, isn't it? यहीं से आ गया 3√5। सो वंस वी हैव गॉट 3√5 QR की वैल्यू, अब तो दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज डायरेक्टली विल बी गेटिंग SR। अगेन पाइथागोरस लगा लो। तो 9 × 5 = 45 और 20 × 4 = 20, 45 20 25 5। दिस इज कमिंग एज 5। पाइथागोरस लगाया, कुछ और नहीं किया। ऐसे मत देखो मतलब ये क्या हो गया सर, पाइथागोरस लगाया, ये तुम भी पाइथागोरस लगा सकते हो। देखो दिखाता हूँ आंसर। तो सबकी वैल्यू आ गई ऐसी ऐसी जैसा बोला था। 2√5 हाँ, 5 हाँ बिल्कुल, और QR 3√5 आएगा। वो कहाँ है? 3√5 हाँ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओ भाई साहब, अरे रुको भाई साहब, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, तुमको लग रहा होगा टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, इसलिए बता रहा हूं टफ नहीं है। कैसे सॉल्व कराया? अगर तुमको याद होगा तो इस क्वेश्चन का एक दूसरा वर्जन मैंने सॉल्व कराया था। 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। याद आ रहा है? स्प्रिंट में कराया था, स्प्रिंट में। कम ऑन, सेम ही। यस यस यस, यो याद आ रहा है? ऐसा कुछ कराया था। जो बच्चे स्प्रिंट में फॉलो कर रहे होंगे, 1 + a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। यो आ गया, याद आ गया, ऐसा कराया था। एंड अगर याद हो और अच्छा तो आई हैड सेंट इट टू दिस साइड, माइनस किया था, सॉल्व किया था, आंसर आया था बड़े आराम से। याद आ रहा है? यो अब ये आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, वही सेम चीज करनी है यहां पे। तुम्हें अभी भी वही x वाला टर्म, ओनली यू हैव टू सेंड दिस x वाला टर्म टू दिस साइड। इस x वाले टर्म को इधर भेज दो, वैसे ही सेम सॉल्व करो। देखो मैं दिखा दे रहा हूं एक यार, लेकिन सॉल्व करने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा यार। सॉल्व करूं या छोड़ दूं? कम ऑन टेल मी, सॉल्व करूं या छोड़ दूं? क्योंकि काफी लंबा टाइम लगेगा। सेम मेथड है,
मेथड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। कम ऑन, अभी तो कॉन्फिडेंस दिखाओ भाई, इतने साल मतलब इतने टाइम पढ़ाना तुम लोगों को। छोड़ दो, पक्का, लीव इट, ठीक है। कम ऑन लीव इट, जो हैं लीव इट वाले जस्ट राइट लीव इट, छोड़ दो। अच्छा एक आध दो हैं सर, बता दो सर, सॉल्व कर दो सर, नहीं हो रहा है सर, ओके जल्दी जल्दी, ओके फाइन फाइन फैंटास्टिक, ठीक है यार, मतलब तुम लोगों को कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लग रहा है। जो 2-4 बच्चे बोल रहे हैं कि सर सॉल्व करा दो, यार मैंने ये सेम क्वेश्चन कराया है स्प्रिंट वाले सीरीज में, तो वहां पे तुम लीनियर इक्वेशन का स्प्रिंट का सीरीज देख लेना, वहां पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अभी कुछ दिन मतलब कुछ ही दिनों पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, सॉल्व कराया है। तो बस उस 2x को इधर भेजो, एलसीएम लो, काटा पीटी करो, यू विल गेट द आंसर, पक्की बात है, करके देखना एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये बात तो हो गई पूरी। हाँ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देखो यार, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो देखने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम लोग मतलब बोलोगे सर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन मत कराया करो हम लोगों को, क्यों? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तुम जानते हो, कैसे जानते हो यार? अपस्ट्रीम तो आप रट गए होगे कि अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, ऊपर जाना मुश्किल होता है तो माइनस होगा, डाउनस्ट्रीम मतलब प्लस, नीचे जाना आसान होता है तो x प्लस वाई, रट गए हो ना। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और आखिरी में टाइम दिया हुआ है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो टाइम दिया हुआ है, तो टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, पता है सबको अपने को। तो टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 30 अपॉन स्पीड, स्पीड अपस्ट्रीम की क्या होती है? x माइनस वाई, पक्का बात। प्लस क्यों किया? क्योंकि एंड लिखा हुआ है, दोनों का साथ में ही काम दिया हुआ है 10 घंटे का, साथ में ही 10 घंटे लगा रहे हैं, तो प्लस 44 डाउनस्ट्रीम मतलब 44 अपॉन x प्लस वाई, ये टोटल टाइम दे आर टेकिंग 10 आवर्स, पक्का हो गया, पहला इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन, इन 13 आवर्स मतलब दूसरे वाले का इक्वल टू आने वाला है 13, सिंपल से। इट कैन गो 40 अपस्ट्रीम मतलब 40 अपॉन x माइनस वाई, प्लस 55 डाउनस्ट्रीम तो 55 अपॉन x प्लस वाई। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट ऑन स्टिल वाटर, वही मतलब डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होता है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने हमेशा y माना है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर वी हैव ऑलवेज अज्यूम्ड दिस x, ऐसा ही रहता था ना? कुछ तो याद आ रहा है? याद आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बताओ भाई। x माइनस वाई, x प्लस वाई, डू यू रिमेंबर? भूल तो नहीं गए? सर ज्यादा प्रेशर हो गया है इसलिए अब कुछ भी याद नहीं है, अब तो अपना नाम भी नहीं पता है, ऐसा तो नहीं कि सर अब हमें कुछ नहीं पता है? याद आ रहा है? यो चलो, यस 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 अच्छा सही है, फैंटास्टिक, गुड। तो अब कुछ नहीं करना, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a मानो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b मानो, तो ये इक्वेशन क्या लिखोगे तुम? 30a प्लस 44b, 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10, और यहां पे क्या लिखोगे? 40a 55b, 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 13। बढ़िया, सॉल्व कर देना इसके आगे। अब इसके आगे मैं दिखा देता हूं, सॉल्व नहीं करूंगा नहीं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो ये क्या है? अच्छा ये इसके वाले का, पहले वाले का दिया हुआ है, छोड़ दो इसको, भूल जाओ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द एक्स, भूल जाओ। ये क्या हो गया? अच्छा इसको सॉल्व, ये किसका आंसर लगा दिया यहाँ पे? एनीवेज जो भी है, व्हाटएवर, लीव इट। हाँ तो इसको सॉल्व करके तो आंसर, अच्छा ये आगे पीछे कर दिए, सॉरी आगे पीछे यार, ये थोड़ी सी मेरी टीम भी मतलब तुम्हारे जैसे बच्चे हैं तो वो भी थोड़ा आगे पीछे करते रहते हैं। एनीवेज हाँ, दिस क्वेश्चन वी हैड सॉल्व जस्ट नाउ। सॉल्यूशन देखो इसका, तो जैसा जैसा सॉल्व किया था 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10 एंड 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 13। तो a b से मान लिया, इक्वेशन बन गया। सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू आई होगी तुम्हारी 1/5, b की वैल्यू आएगी 1/11, पुट कर देना, तो x माइनस वाई सॉल्व करोगे तो 8 और 3 आएगा। ये वैल्यूज लिख लो, एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है? कर लोगे? हाँ इतना तो भरोसा है मेरे को। बोल रहे हो यस यस, तो मैं मान रहा हूँ कि हाँ सच बोल रहे होगे, सालों का रिश्ता है हमारा, है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई ये तो डरावना है। एनीवेज डरेंगे नहीं अपन, जोश है अंदर, है कि नहीं? तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को 1 by 1 लेते हैं। From each of solid metal cylinder, metal was scooped out in the form of hemispherical from top of same diameter. अच्छा, the height of the cylinder is 10 centimeter. From each of a solid cylinder, metal was scooped out in hemispherical form of same diameter. अच्छा, form लिखा हुआ है, from नहीं लिखा हुआ है। The height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius. ठीक है। Rest of the cylinder is melted and converted into a cylindrical vessel
सॉरी इनटू अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ 1.4 सेंटीमीटर थिकनेस, अच्छा, एंड द लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं इनको। मैं क्वेश्चन अच्छे से बना के देता हूँ, मतलब मेरी अंग्रेजी इतनी खराब नहीं है, बट पता नहीं, खैर एनीवेज बहुत ज़्यादा काम रहता है यार इन लोग के ऊपर भी। तुम लोगों का मतलब कुछ हम लोग प्लान करते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वी ऑल टीचर्स सेट, जैसे मैं हूँ, KR है, अभिषेक है एंड अनुभव मैम, सारे टीचर्स वी सेट एंड देन वी प्लान कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो देन वी कीप ऑन गेटिंग आइडियाज़ कि हाँ ये करते हैं, ऐसा करते हैं, सॉरी हाँ कि ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मैराथन करते हैं, स्प्रिंट करते हैं। तो सोच तो हम लोग लेते हैं क्योंकि हमें तो पढ़ाना है, कोई टेंशन है नहीं, जो भी दे दोगे। अब चूंकि इतने साल से सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, बिना देखे ही आ जाते हैं, तो हम लोग तो कर देते हैं। फिर हमें क्या करना रहता है, हमें बस क्वेश्चन देना रहता है। बट वो जब टाइप होना रहता है, उसका डिजाइनिंग होना होता है, सॉल्यूशन बनाने होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक पूरी टीम होती है कंटेंट की, और वो कंटेंट वाली टीम की फिर लंका लग जाती है क्योंकि हम वी गिव इट एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस इन द सेंस कि बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना, सिर्फ एक यही नहीं होता है। जब जैसे ICSE के कोर्स चल रहे हैं, 9th का कोर्स चल रहा है, CBSE ICSE मतलब 10th ICSE 9th ICSE सब चल रहे हैं, तो वो लोग बेचारे बड़े कम होते हैं, 2 4 5 10 लोग होते हैं और उन पे इतने सारे आ जाते हैं, तो बेचारे प्रेशर में कुछ करने लगते हैं। एनीवेज चलो सॉल्व करते हैं इसको। सर उनको जादू की झप्पी दे दो। अच्छा देते रहते हैं यार, उनको जादू की झप्पी देते रहते हैं हम लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर मेटल वाज स्कूप्ड आउट, ठीक है अच्छी बात है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस, रेस्ट ऑफ द सिलेंडर इज मेल्टेड। ओके देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक मिनट भाई, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसीलिए क्योंकि ईच ऑफ द मेटल एंड देन रेस्ट, पता नहीं, एक मिनट देख लेना तो मेरे को। ये 22.7 नहीं है, 22/7 है। जैसा मैंने बताया बेचारों के दिमाग पे थोड़ा सा असर तो पड़ा ही है। हाइट, वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, हेमिस्फेयर वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम, ये नंबर, सो दे हैव वॉल्यूम पता नहीं यार। ओके तो ये एक ही सिलेंडर है शायद। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो कि भाई आंसर देख के मेरे को समझ में आया, वो ये कि एक्चुअली द 2 हेमिस्फेयर्स हैव बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम बोथ द एंड्स। मतलब क्या मैं बता दे रहा हूं, मतलब ये है कि ये सिलेंडर है हमारा, इस सिलेंडर में से हमने हेमिस्फेयर यहां से भी निकाला है और यहां से भी निकाला है, तो हेमिस्फेयर हैज बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम बोथ द एंड्स, ये कहना चाह रहा है। ये यहां पे लिखा हुआ नहीं है, वो मिस कर गया है शायद, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन देखा कि मेरे को पता चल जाए एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। तो ऐसी चीज दी हुई है, अब देखो ध्यान से समझो। तो इसके सारे डायमेंशन, अब ये कह रहा है कि यहां से जब हमने निकाल लिया तो जो बचा हुआ चीज है, रिमेनिंग आइटम जो है, उस रिमेनिंग आइटम को हमने मेल्ट किया एंड वी हैव फॉर्म्ड अ वायर। तो उस वायर का लेंथ क्या होगा? तो ऑब्वियसली आई गेस तुम ये समझ रहे होगे कि यहां से जब हम वायर बनाते हैं तो बेसिकली वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिलेंडर, लंबा सा सिलेंडर, ऐसा ही होता है ना वायर। तो हमें कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर करना है। कैसे करेंगे देखो, वॉल्यूम जो हम लिखने वाले हैं, ध्यान दो, वॉल्यूम वो होगा पाई आर स्क्वायर, या कैपिटल आर ले लेते हैं चलो, एंड कैपिटल एच। ये इस सिलेंडर के बारे में बात हो रही है, देखो ध्यान से देखो, ये कैपिटल आर और ये हो गया कैपिटल एच, ठीक है फाइन। इन दिस सिलेंडर वी आर रिमूविंग 2 हेमिस्फेयर, तो माइनस 2 टाइम्स 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर हटाया तो 2 और 1 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, हटा दिया, अच्छी बात है। दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर। वायर का वॉल्यूम क्या होगा? अगेन सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर एंड एच। यहां पे इसका रेडियस छोटा सा आर ले लेते हैं और हाइट इस वायर का एच ले लेते हैं। ये तो हमने पूरी चीज लिख दी, राम कहानी हो गई, अच्छी बात है। एक बात तुम्हें आराम से समझ में आ रहा होगा, वो ये यार ये सेलेक्ट नहीं होगा, खैर छोड़ो, वो ये कि पाई सारे जगह से गायब हो जाएगा, पाई विल बी कैंसिल, तो पाई 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 चुका दिया हमने, ठीक है, पाई पाई चुका दिया। अब आर स्क्वायर, तो अब वैल्यू डालना शुरू करो, ऊपर से देखो, तो डालने के और पहले देख लो आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो कॉमन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, बचा क्या? एच, माइनस 2 × 2 4/3 एंड आर क्यूब में से आर निकला तो आर बचा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर और एच। अच्छी बात है, फाइन, अच्छा ठीक है। अब वैल्यूज डालो, तो आर स्क्वायर,
तो भैया सिलेंडर के बारे में बातचीत कहाँ की गई है? डायमीटर 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 4.2 सेंटीमीटर सिलेंडर, और ये 4.2 सेंटीमीटर है, तो 4.2 का स्क्वायर किया इनटू h कैपिटल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अच्छी बात है, 10 माइनस 4/3 इंटू 4.2, ये वैल्यूज यहां डाली, इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। तो ये वायर के बारे में बात हो रहा है। रेस्ट ऑफ द सिलेंडर मेल्टेड एंड 1.4 सेंटीमीटर थिकनेस। अब ध्यान दो, थिकनेस का मतलब क्या होता है? डोंट टेक इट एज रेडियस, थिकनेस मतलब ये पूरा होता है, दिस कंप्लीट। तो डायमीटर इज गिवन 1.4, मींस रेडियस क्या होगा? तो रेडियस विल बी 0.7, तो ये हो गया 0.7 स्क्वायर इनटू h। अब ये h आपको निकालना है। बढ़िया सोच रहे होगा सर पता नहीं क्या ही कर दिया आपने। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके वीडियो को देख लो, समझ लो। जिनको समझ में आ गया वो आगे बढ़े। तो मैं इसको हटा रहा हूं और अब सॉल्व कर रहा हूं, और सॉल्व क्या करूंगा वो ध्यान दो। h है वहां पे तो h रहने दो। इस 0.7 को मैं इधर लाना चाहता हूं, तो 0.7 को इधर लाऊंगा तो बेसिकली इट विल बी 4.2 अपॉन 0.7, और दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, फाइन। और यहां पे देख लो तो ये 3 विल बी कैंसिलिंग 4.2 इन 1.4 टाइम्स, 14 3 42 होता है, और 14 चौके 56, 5.6, तो 10 माइनस 5.6, ये बेसिकली यहां पे होने वाला है 10 माइनस 5.6। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 42 और 7, तो ये 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो दिस इज 36 इंटू 10 माइनस 5.6, तो ये आ जाएगा 4.4 शायद, हाँ 4.4। तो अब आपको बस ये 36 और 44 को मल्टीप्लाई करना है, ये तो कर लोगे, अब आराम है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि इसका गलत तरीका भी क्या हो सकता है जो कई सारे बच्चे करते हैं, वो भी दिखाऊंगा। तो आई गेस नाउ इट इज इजी, 36 और 44 यू कैन डू इट इन योर रफ एंड यू विल गेट द आंसर। अब बहुत सारे बच्चे जो करते हैं गलतियां वो ये करते हैं जो यहां पे हो रखी है, दे विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसको पहले डेसिमल में निकालेंगे बिकॉज उनको दिख रहा है कि 7 और 4.2 कैंसिल है। लेकिन ये बात समझने वाली है कि क्या हमें कहीं पे भी इस वैल्यू को पूछा गया है, डू वी नीड टू कैलकुलेट दिस? और अभी जब तुम सॉल्व कर रहे थे तो तुमने देखा होगा सब कुछ कैंसिल हो गया था, इजंट इट? तो नहीं जरूरत है ये निकालने की। नीदर इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द हेमिस्फेयर की वैल्यू भी जरूरत नहीं है, नीदर ये सारे कोई भी डेसिमल की जरूरत नहीं है तुम्हें। यू विल डायरेक्टली गेट एट योर आंसर सो इजिली, सिंपल। वो 36 इंटू 4.4 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर, 158.4। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता था। और वो 4 नंबर का है, तभी भी वैसे भी करोगे ना सिंपल तरीके से, 4-5 लाइन में आंसर लेकर आ रहे हो, तभी भी फुल मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स पक्का, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन, कहां तक पहुंचे भाई? अच्छा, अभी 38 पे ही घूम रहे हैं। ओ भाई साहब, मिल्क कंटेनर, चलो देखते हैं, हिम्मत बांधते हैं। Milk container made of metal sheet, shape frustum, volume this, radii of lower upper circular ends are this, find the cost of metal sheet used in making the container at the rate of this। अच्छी बात है। तो पहले मुद्दे की बात यह है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर वॉल्यूम दिया, मैं तरीका बता रहा हूँ, सॉल्व तो मतलब जरूरत नहीं है करने की। तो यू नो वॉल्यूम वो दिया हुआ है क्या, 10593/7, 10459। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन है ना, तो इसको ऐसा नहीं लिखना है, तुमको कन्वर्ट करना है, ये दिया हुआ है। यहां पे यू विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, तो फॉर्मूला डाल दो 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। Everything is given here, h has to be found out, fine। तो from here you will have to find that h, ये h आपको यहां निकालना पड़ेगा। And let me tell you, if you are getting this question in boards, be very sure that you are not going to get the value of this h in some decimal। आराम से कट पिट के कुछ अच्छा सा वैल्यू आ जाएगा which you will be able to see। देखो एक बात ध्यान दो, इसको तुम जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो तुमको दिख ही रहा है, अभी साफ ही दिख रहा है कि सर ये 70,000 पता नहीं क्या था, खतरनाक सा टर्म आएगा, पक्की बात है। यू विल बी गेटिंग 5 डिजिट्स हियर, बट दैट 5 डिजिट विल बी श्योरली कैंसल्ड बाय दिस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, और वो कैंसिल थोड़ी सी मुश्किल होगी बट हो जाएगी, तो उसमें हिम्मत नहीं हारना। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये याद रखना एग्जाम हॉल में भी कि सर ने बताया था कि ऐसा कुछ भी आता है कैलकुलेशन, तो बोर्ड्स कभी भी हैवी कैलकुलेशन नहीं देता है। अगर कुछ भी ऐसा आया है मतलब वो कैंसिल हो रहा होगा, कैंसिल करके h की वैल्यू निकल जाएगी। वंस यू गेट द h की वैल्यू, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना,
यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड। तो मेटल यूज्ड को मतलब कंटेनर कैसा होता है, कंटेनर ऐसा होता है, मिल्क कंटेनर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, उल्टा तो नहीं देखा कोई, ऐसा ही होता है। तो मिल्क कंटेनर में द CSA, here you will be using the metal, here you will be using the metal pi r1 square। और बता दूं बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बट द थिंग इज दिस कि मिल्क कंटेनर का टॉप कवर्ड होगा until and unless it is not mentioned कि टॉप इज ओपन। आप खुद से नहीं मानेंगे, ये अनहाइजेनिक चीज नहीं मानना तुम कि सर मिल्क कंटेनर तो हम लोग खुला ही रखते हैं, ये गांव की बात नहीं चल रही है। तो टॉप कवर्ड होगा, टॉप कवर्ड होगा तो ये भी लेना है आपको पाई r2 स्क्वायर। और जब ये तुम सब कुछ ले लोगे तो बेसिकली यू आर कंसिडरिंग टोटल सरफेस एरिया। तो आपको यू हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया यूजिंग h what you have got and then you have to find the cost। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1.4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्यूब नहीं है, सॉरी, समझ गए, सॉरी समझ गए ये बात सब कुछ, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो आप ऐसा मत सोचो सर इतना कितना बड़ा हो गया। फाइन, चलो लेट्स मूव ऑन, इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड लेट्स मूव ऑन एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं वैसे। तो h की वैल्यू देखो, ये खतरनाक सा 2,19,648 आ रहा भाई। इन लोगों ने तो और खतरनाक कर दिया, इन लोगों ने सब मल्टीप्लाई कर दिया, सब नहीं करना था लेकिन इतना खतरनाक आ रहा था, बट कट पुट के देखो 16 आ गया। तो ये होगा ऐसा, वंस यू गेट h16 तो फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सॉल्व किया, वैल्यू आ गई इतनी। अब इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव नॉट बीन आस्क्ड बाय द टोटल सरफेस एरिया, विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ओनली। तो रुपीज भी सिंपल आ रहा है 4224, तो ये भी सब कट पुट के आंसर सही से आ जाएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। फाइन, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट। ये है अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। क्या कहता है देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अच्छी बात है, कुछ तो आसान दिख रहा है ना। काफी खतरनाक क्वेश्चन करने के बाद अब ये लग रहा है थोड़ा रिलैक्सिंग। देखो, और जिन बच्चों को अभी एक बात ध्यान दो, पहला तो बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले गए हैं, वो गलती की है, सेशन छोड़ के मत जाओ। क्यों बोल रहा हूँ पता है, इस सेशन में तुम जब बैठ रहे हो ना तो बेसिकली यू आर फॉर्मिंग अ हैबिट ऑफ फेसिंग सच डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड स्टिल मेंटेनिंग योर पेस एंड टेम्पो। तो और ये इससे तुमको ये भी पता चलेगा कि कल के एग्जामिनेशन में अगर तुम्हें ऐसा सिचुएशन आए तो तुम्हें क्या करना है। तो द आइडिया और द टिप इज कि एक्चुअली यू शुड नॉट लीव इट, वो तो होना ही चाहिए कि किसी हाल में छोड़ो ना। दूसरा, अगर तुम्हें अभी बैठने में बहुत दिक्कत आ रही है, सर पता नहीं सर ये बहुत लंबा जा रहा है, सर कैसे करें सर ये वो, तो कल तुम सेक्शन डी से पहले शुरू करना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड, सेक्शन डी, देन सेक्शन सी, देन सेक्शन बी, कोई इशू नहीं है। टीचर्स मार्क्स नहीं काटते हैं, इमेज इंप्रेशन वो सब छोड़ दो, भूल जाओ, वो स्कूल तक की बातें थी। बोर्ड्स में एवरीवन अंडरस्टैंड कि बच्चे काफी स्ट्रेस में होते हैं, तो इफ यू गो ऑन विद सेक्शन डी यू कैन गो ऑन। तो सेक्शन डी से बनाओगे तो तुम्हारे 4 नंबर वाले पहले बन जाएंगे और वो वैलिड है। तो अगर अभी तुमको दिक्कत हो रही है बैठने में, कंसंट्रेशन टूट रहा है, यू आर थिंकिंग कि सर अब छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया, यूट्यूब हटाओ, तो इसका मतलब कल आपको सेक्शन डी अटेंड करना चाहिए पहले, ठीक है। चलो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। The angle of elevation of the top of vertical tower from a point on the ground is 60 degree. From another point 10 meter vertically above the first, the angle of elevation is 30 degree. यहाँ से 10 मीटर और ऊपर चले जाओ, यहाँ से जब बिल्डिंग को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज नाउ 30 डिग्री। अच्छी बात है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। ओके, तो दिस इज 10, नाउ दिस इज बेस बी मान लो, तो ये भी बेस बी होगा। इफ दिस इज 10 तो ये भी 10 होगा। लेट दिस बी x। तो पहला ट्रायंगल की बात करो, A, B, C, D और E। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्रायंगल ABE। तो ट्रायंगल ABE के बारे में बात करते हैं। तो बड़े सिंपल तरीके से विल बी गेटिंग tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर x अपॉन बेस B। tan 30 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, शायद 1/√3 होता है, तो यू विल बी पुटिंग इट हियर। तो हियर यू विल गेट B इक्वल्स टू √3x। You have got the first equation, fine. Now come to the second triangle, triangle ACD triangle. तो ACD में again you will be applying tan, तो you'll write tan 60. Perpendicular क्या है? This time perpendicular is going to be x plus 10 upon base is going to be b. Tan 60 की value 60 you know, 60 is nothing but √3 equals to x plus 10 अपॉन b। b की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है, दिस इज √3x। तो
तो इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो √3 3 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे गलती वो भी करते हैं, मत करना प्लीज। √3 3 3x = x + 10, x की वैल्यू 5 आएगी। वंस यू गेट दिस 5 तो 5 + 10 15 हो जाएगा। समझ गए? देखो हाँ, x की वैल्यू 5 कहीं तो आई होगी, जो भी है, बट h की वैल्यू इन लोगों ने 15, फाइनल जो हाइट निकाला वो 15 है इनका। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वाओ, खुशी मिल रही है, अब आखिरी हम पहुंच ही गए आखिर। डेली वेजेस ऑफ 110 वर्कर्स ऑप्टेड इन अ सर्वे, दिस है कैलकुलेट द मीन ऑफ डेली वेजेस। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों की आदत सी हो जाती है, इसमें भी ध्यान दो एक बार, बच्चों की आदत सी हो जाती है कि वो मीन का फॉर्मूला समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI ही लगाएंगे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि वो सबसे आसान है। लेकिन मेरे बच्चों, जब मैं स्प्रिंट करा रहा था या फिर जब नॉर्मल तुम लोगों को पढ़ा रहा था, तो ये बताया था कि यार हमेशा लकीर के फकीर मत बनना। मीन का नॉर्मल फॉर्मूला इज गुड इफ द वैल्यूज आर स्मॉल। देखो यहां पे व्हेन यू विल बी फाइंडिंग XI, तो यहां का XI होना है 110, 130, 130, 150, 170 के वैल्यूज छोटे हैं क्या? बिल्कुल भी छोटे नहीं है। और जब इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये और बड़े हो जाएंगे। तो अननेसेसरली डोंट अप्लाई मीन का नॉर्मल फॉर्मूला। हेयर यू कैन अप्लाई स्टेप डेविएशन एंड यू विल गेट द आंसर मच मोर इजीली। स्टेप डेविएशन में बस एक क्या, तुमको UI निकालना पड़ेगा XI - A अपॉन H, बट ठीक है ना, फॉर्मूला एक याद कर लो, क्या दिक्कत है? और उससे इसका आंसर बहुत इजीली आएगा। देखो दिखाता हूं, देखो UI निकाल लोगे तो XI - 170 अपॉन 20, 170 को एज्यूम मीन लिया है, ये लिख देना वहां पे। और देखो फिर ये वैल्यू -3 -2 1 0 1 2 3, समेशन कितना प्यारा सा 1 आ गया बिना ज्यादा टेंशन लिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस समेशन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वो तेजी तेजी में करते हैं और फिर वो बोलते हैं ओह शिट सर सिली मिस्टेक। तो बेटा सिली मिस्टेक, काम भी तो वैसा किया था ना तुमने, तो ऐसा मत करना। वंस यू गेट दिस, तो अज्यूम मीन 170 है, ये FI UI की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले पे डालो A + H टाइम्स FI UI अपॉन FI, सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर 170.18। ये मच सिंपलर है, ठीक है? तो प्लीज अप्लाई दिस वन। फाइन, तो ये दूसरा था। अच्छा, मोड भी बोला था क्या इस क्वेश्चन में? हाँ, मोड भी बोला था, तो मोड का भी फॉर्मूला लगा देना। तो मोड का फॉर्मूला तो सिंपल है, सिंपल मॉडल क्लास लगा दो एंड यू विल गेट द आंसर। फाइन, तो यस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। खत्म करने के पहले एक बात बता देता हूं कि यार एकदम बेस्ट ऑफ लक, कल फोड़ देना है, टेंशन नहीं लेना। वापस से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने तुम लोगों को टिप्स दिए थे इंग्लिश के टाइम पे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो तुम्हारे पास आएंगे, ये बता दे वो बता दे, ये पढ़ा क्या वो पढ़ा क्या। एब्सोल्युटली नो, डोंट टॉक टू देम। भले दोस्ती टूटे तो टूटे, टूटती उटती है नहीं कुछ, तुम बस बता देना कि यार मैं टेंशन में था, ठीक है? डोंट टॉक टू देम। फर्स्ट, सेकेंड पार्ट, घर पे हो सकता है पैनिक हो, मैथ्स का पेपर है बेटा, तेरा मैथ्स हमेशा खराब गया। इनफैक्ट ये लोग बोलेंगे, ये मैं बता दूं, जिन बच्चों का मैथ्स अभी तक अच्छा नहीं रहा है, दे विल बी हियरिंग दिस, तेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, तूने सब पढ़ा है, याद है फॉर्मूले, अच्छे से प्रैक्टिस किया था, ध्यान रखना बेटा जो सिली मिस्टेक तू हमेशा करता है वो दोबारा मत करना। एब्सोल्युटली 100% नेगेटिव कमेंट्स विल बी स्क्रॉलिंग टू यू। ये होगा कल, और जब ये हो रहा होगा तो अपने दिमाग में सिर्फ एक रिकॉर्डर चलाते रहना कि ये सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मुझे पीछे ढकेलने के लिए, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड डाउन, आई एम गोइंग टू स्टैंड अप एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म एट माई बेस्ट पोटेंशियल। तो ये बात ध्यान रखना कि कल तुम अपने आप को सिर्फ यही बोलने वाले हो, ठीक है? तो बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल सोचना नहीं। और ये बात ध्यान रखना, कोई भी इंसान भगवान नहीं है यार, भले ही वो तुम्हारे अपने घर वाले हैं या तुम्हारे शायद एल्डर्स हैं, वो तुम्हें बोल रहे हैं तुम हर बार गलती करते हो, सिली मिस्टेक करते हो, इस बार भी करोगे, ध्यान रखना, ये वो जरूरी थोड़ी है। हु नोज कि तुम्हारा अच्छा दिन कौन सा है, एंड हु नोज तुम इसी एग्जाम में शायद सबसे अच्छा करो। नो वन नोज। तो इफ एनीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन शुड से एनीथिंग नेगेटिव, बट कोई कह भी रहा है तो नो इश्यूज, जस्ट उनको सुनो और अपने कान से निकाल दो, बिकॉज दिस रिकॉर्डर शुड गो ऑन इन योर माइंड दैट यू आर पॉजिटिव एंड यू आर गोइंग टू डू ऑसमली वेल टुमारो। नो वन कैन स्टॉप यू किसी भी चीज से, ठीक है? तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट, पूरे जोश में जाना है और टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम हॉल में पूरा रिलैक्स होना है। पेपर अगर नहीं बन रहा हो, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तो नो इश्यूज, बिना सेकंड थॉट दिए तुम पीछे से शुरू कर लो, सेक्शन डी से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट, कोई टीचर इसके लिए नंबर नहीं काटेगा, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं मैं, तो सोचना ही नहीं। थर्ड पार्ट, अगर टाइम कम हो और तुमको लग रहा हो पैनिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं एग्जाम में टाइम कम होने के कारण से, या फिर उनको क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं।
बिलीव मी, प्लीज डोंट पैनिक। अगर पैनिक कर गए तो जो 10 नंबर और आने थे वो नहीं आएंगे, और इसके लिए तुमको अपने आप को समझा के जाना ही पड़ेगा कि पैनिक नहीं होना है कल। सो प्लीज डोंट डू दैट। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे होगे, पेपर अगर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, चांसेस जिसके बहुत कम है, बट स्टिल अगर बहुत टफ आता है, तो याद रखना ये सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है। हो सकता है बाजू वाला बैठ के खूब बेंच हिला हिला के लिख रहा हो पूरा, और तुमको डर दे रहा हो, शॉक दे रहा हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, उसको सब आता है, मुझे नहीं आता है। बट ध्यान रखना, इट इज नॉट मैंडेटरी कि उसको वो सारे सही सॉल्व कर रहा हो सकता है मैथ्स के पेपर में वो साइंस के आंसर लिख रहा हो, मे बी ऐसा भी होता है। तो डोंट गेट वरीड अबाउट दैट, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है पूरे 3 घंटा, और 3 घंटे पेपर देने के बाद डिस्कस नहीं करने की जरूरत है। गो एंड वॉच अ मूवी। अभी थप्पड़ आया हुआ है, आई गेस, हाँ थप्पड़ लगे हुए, और तो कोई अच्छी मूवी लग नहीं रही है। वो जुमांजी आया लेकिन उतना अच्छा है नहीं, बट एनीवेज ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, जस्ट रॉक इट एंड विन इट, ठीक है। और कैसा गया कल एग्जाम मेरे को बताना, यू कैन कॉल मी और यू कैन पुट अ मैसेज टू मी, ठीक है। सो सी यू ऑल गाइज आफ्टर द एग्जाम और आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। चक दे फटे, चलो बाय।